स्टार्ट करें। Sir, is it transportation or excretion? यस बच्चा, आज हम ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट करेंगे। आज ट्रांसपोर्टेशन आधा हो पाएगा, ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स। हर्ट हम कल पढ़ेंगे, हर्ट है, उसके बाद लिम्फोटिक सिस्टम है, उसका बाद एक्सक्रीशन भी है। तो एटलीस्ट 2 क्लासेस और लग जाएंगे हमको पूरा कवर करने में, ठीक है। चलिए, तो ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस, जैसे हमने पढ़ा था कि हमें बॉडी को एनर्जी का नीड होता है, ठीक है, बॉडी को एनर्जी का नीड होता है। अब हमको एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है। हमको O2 CO2 का ट्रांसफॉर्मेशन भी करना पड़ता है। हम O2 लेते हैं, CO2 रिलीज करते हैं, प्लांट CO2 लेते हैं, O2 रिलीज करते हैं, वहाँ भी रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाता है कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको बॉडी में या बीइंग जो भी प्लांट है या एनिमल किंगडम है, उनको अपने इन मटेरियल्स को, फूड को, मिनरल्स को, फूड को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना पड़ता है, ठीक है। जैसे अगर हमको विश्रांतवाड़ी जाना है, हम कैसे जाते हैं? पैदल भी जा सकते हैं, हम बाइक पे भी जा सकते हैं, स्कूटी भी जा सकते हैं, ऑटो में जा सकते हैं, बस में जा सकते हैं, कार में जा सकते हैं, साइकिल पे जा सकते हैं। ये सब डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं। तो उसी तरह तो आपको किसी भी एक चीज को जब दूसरी जगह हम उसको लेके जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो प्लांट में 3 चीजें हमको ट्रांसपोर्ट करनी होती है। फर्स्ट गैसेस, सेकंड वाटर एंड मिनरल्स, थर्ड फूड, ठीक है। तो 3 चीजें होती है। अब प्लांट्स हमको पता ज्यादा एक्टिव नहीं होते, जितना एक ह्यूमन बीइंग या एनिमल्स एक्टिव होते हैं, प्लांट्स उतना एक्टिव नहीं होते। इसलिए देखो, आप पौधों को जब पानी देते हो, आप अपने अनुसार पानी देते हो, आपने सुबह दे दिया, शाम को दे दिया, आपसे पानी मांगने नहीं आते, ठीक है। उनमें एक्टिवनेस कम होती है, इसलिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट उनमें कम होता है। इसलिए अगर आपने उनको मेटल थोड़ा देर में भी सप्लाई किया, वो सस्टेन कर जाते हैं। अब 3 सब्सटेंस होते हैं जो हमको क्या करना पड़ता है? ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। फर्स्ट होता है गैसेस। फर्स्ट क्या होती है? गैस। ये हमने काफी डिटेल में पढ़ लिया, कहां पर? फोटोसिंथेसिस में, कि प्लांट्स को क्या चाहिए? CO2 चाहिए, और क्या बाहर निकालना है? O2। तो सिंपल हमने पढ़ा था, बाय डिफ्यूजन, स्टोमेटा के थ्रू, जब स्टोमेटा के अंदर वाटर फिलअप होता है, ट्रांसपिरेशन होता है, तो आपका CO2 इनटेक होता है, और उसी प्रोसेस में आपका O2 बाहर जाता है। तो इसको अभी हमको डिटेल में पढ़ने का जरूरत नहीं है, ये हम फोटोसिंथेसिस में काफी डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्योंकि ट्रीज में काफी सारे ब्रांचेस होते हैं। हमने पढ़ा था रूट के थ्रू भी आपका रेस्पिरेशन होता है, हमने पढ़ा था स्टेम के थ्रू भी रेस्पिरेशन होता है, हमने पढ़ा था लीव्स के थ्रू भी रेस्पिरेशन होता है। तो बाय डिफ्यूजन ये O2 एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं और CO2 एटमॉस्फेयर से लेते हैं। तो ये हम काफी डिटेल में पहले पढ़ चुके हैं। अभी हमारा फोकस रहेगा वाटर, मिनरल्स एंड फूड मटेरियल के ऊपर, ये कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। तो प्लांट्स में 2 तरह के सिस्टम काम करते हैं, 2 तरह के ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं। एक सिस्टम क्या करता है? वाटर और मिनरल्स को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर लेके जाता है, जिसको हम कहते हैं जाइलम। और दूसरा सिस्टम होता है जो फूड मटेरियल्स और हार्मोन्स, फूड कौन सा? ग्लूकोज। ग्लूकोज यहाँ जो शुगर की फॉर्म में होता है, ये लीव्स से फॉर्म होता है, और पूरी बॉडी में जहां भी इसका नीड होता है, इसको वहां पर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं, जो हम हार्मोन, जब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वहां पर हार्मोन्स आएंगे जो प्लांट्स में रूट्स में पैदा होते हैं, और जो लीव्स का एकदम जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वहां पर ये बनते हैं, मैन्युफैक्चर होते हैं। तो ये भी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना बहुत जरूरी होता है। तो ये कौन सा सिस्टम होता है? इसको बोलते हैं फ्लोएम। एक होता है जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम। जाइलम के थ्रू वाटर मिनरल्स, और इसके थ्रू फूड और हार्मोन्स, ये हमको याद रखना है। अब आज हम इस पेज में पढ़ेंगे हम लोग जाइलम टिश्यू कैसे काम करता है। पहले जाइलम टिश्यू कैसे बनता है देखो। आप लोगों ने देखा जो सेल्स होती है, प्लांट सेल्स नॉर्मली आपने देखा ऐसी होती है, या आप लोगों ने प्लांट सेल्स देखी होंगी, ऐसे होती है। इसी में आपका न्यूक्लियस होता है, ये आपकी मेम्ब्रेन्स होती हैं, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। तो ये आपका स्ट्रक्चर नॉर्मली होता है, ये आपके प्लांट सेल्स होते हैं। अब जाइलम टिश्यू बनता कैसे है? समय के साथ में क्या होता है, ये बीच का जो पार्ट होता है,
समय के साथ में क्या होता है, ये जो बीच का पार्ट होता है ये हटता जाता है ऐसे। विद द टाइम क्या होता है, जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता रहता है, ये अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है सेल मेम्ब्रेन, ये अंदर का सेल मेम्ब्रेन हटता जाता है और ऐसा होलो पाइप का स्ट्रक्चर आपका बन जाता है। ऐसा जो बीच का ये पार्टीशन था ये टूटता जाता है, अंदर का साइटोप्लाज्म पूरा सूख जाता है, अंदर का न्यूक्लियस पूरा गायब हो जाता है। इसलिए जो जाइलम वेसल, इसमें दो होते हैं, दो ही इंपॉर्टेंट होते हैं, एक होता है जाइलम वेसल, एक आपका होता है ट्रेचिड्स। तो जो जाइलम वेसल्स होते हैं ये एक तरह से पूरे डेड टिश्यू होते हैं, ये आपके एक तरह से क्या होते हैं, डेड टिश्यू होते हैं। आप जो घरों में जो लकड़ी यूज करते हो, जो वुड होता है, वो एक तरह से आपका डेड टिश्यू होता है, उसको जाइलम भी कहते हैं, याद रखना, ठीक है। अब टू काइंड्स ऑफ एलिमेंट ऑफ जाइलम टिश्यूज, जाइलम वेसल्स and tracheids. These both are non-living conductive tissue having thick cell. ये थोड़े मोटे होते हैं, तब ये क्या करते हैं, ये ट्रीज को स्ट्रेंथ दे पाते हैं। इसलिए ट्री जो होता है नॉर्मली आपका लंबा खड़ा होता है। आप जो छोटे छोटे हर्ब्स देखो या छोटे पौधे देखो, वो नॉर्मली लटकते रहते हैं, क्यों, उनके वॉल्स इतने थिक नहीं होते। लेकिन जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता है उसका स्टेम मजबूत होता जाता है। वो मजबूत क्यों होता है, क्योंकि जो आपका स्टेम होता है बाद में किस में चेंज होता है, आपका डेड टिश्यू में चेंज होता है, और ये काफी स्ट्रांग हो जाते हैं समय के साथ में, ठीक है। तो जाइलम वेसल्स आर नॉन लिविंग होलो डेड सेल्स हैविंग लॉन्ग ट्यूब्स। तो एक तरह से ऐसे पूरे प्लांट के अंदर ना, ऐसा रूट से लेके, ये आपके समझो रूट्स है, ये आपका स्टेम हो गया, ये आपकी ब्रांचेस हो गई, और ये समझो आपका लीफ है। तो एक तरह से पूरा कंटिन्यूस एक ट्यूब टाइप का एक स्ट्रक्चर आपके इसके अंदर फॉर्म होता है सर, एक तरह से पूरा होलो ट्यूब जो आपके रूट हेयर से लेके पूरा ऐसे जाएगा, ये पूरा यहाँ पे ब्रांचेस से होके और ये पूरा लीफ तक, ये पूरा एक होलो पाइप क्रिएट हो जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, जाइलम वेसल। ये धीरे धीरे विद द टाइम प्लांट के अंदर क्रिएट होता जाता है, ठीक है। These run from the roots up to the stem and reach the leaves. अब जो जाइलम वेसल होता है उसमें कोई साइटोप्लाज्म नहीं होता, उसमें कोई न्यूक्लियाई नहीं होता, एक तरह से प्योर डेड सेल होता है, और ये काफी हार्ड सब्सटेंस होता है, ठीक है। अब जो वॉल्स होती है किससे बनी होती है, सेल्यूलोज एंड लिग्निन, ये मेटल के नाम है, ये आप याद रख सकते हो, यू कैन रिमेंबर दिस थिंग्स, ठीक है। ये जो मटेरियल होता है इसको क्या बोलते हैं, सेल्यूलोज और लिग्निन। अब इन दोनों में एक चीज इंपॉर्टेंट समझने वाली, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उसमें जाइलम वेसल और ट्रेचिड्स ये दोनों होते हैं, लेकिन जो नॉन फ्लोरिंग प्लांट्स होते हैं, नॉन फ्लोरिंग प्लांट्स, उसमें केवल ट्रेचिड्स होते हैं, उसमें जाइलम वेसल नहीं होता, याद रखना है, ठीक है। ये दिखने में देखो कैसा दिखता है, ऐसा दिखाई देता है। लकड़ी के अंदर आप जो स्टेम को अगर कभी ओपन करके देखते हैं तो इस तरह जो वेसल्स फॉर्म होते हैं, ये देखो, ये पार्ट आप देख रहे हो, ये हम स्टेम के अंदर का हिस्सा है। तो इस तरह से लंबे पाइप्स टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, और जो छोटे छोटे पाइप देख रहे हैं, छोटे छोटे पाइप्स, ये होते हैं ट्रेचिड्स। ये दिखने में ऐसा दिखाई देता है। इसको एनालाइज करके देखते हैं, एक तरह से आपके सर्कुलर, ये आपका होता है जाइलम टिश्यूज, ये पूरे ओपन होते हैं, ये नीचे से ऊपर तक एक तरह से पूरा होलो पाइप होता है, जबकि ट्राचेट्स यहाँ से क्लोज्ड होते हैं। दोनों में डिफरेंस होता है, ये ओपन होते हैं और ये क्या होते हैं, क्लोज्ड होते हैं। इसमें यहाँ पर होल्स होते हैं ट्राचेट्स में, ये वाले, इसमें बाहर होल नहीं होते, इसमें ये इसका पासेज होता है आने जाने का, इसमें जबकि यहाँ पर होल्स होते हैं जहां पर आपका वाटर और मिनरल्स यहाँ से आपको ट्रांसपोर्टेशन होता है, कि जहां से एंटर करेगा इसके अंदर पूरा ट्रेवलिंग करता है, अंदर अंदर जाएगा और फिर यहां से निकलेगा और फिर दूसरे में एंटर कर जाता है अगले वाले में। तो ऐसे कंटिन्यूस एक पाइप से दूसरी पाइप के थ्रू ये चलते रहते हैं। अब ये चलते कैसे, ये पानी और मिनरल्स कैसे मूव करता है,
उस प्रोसेस को भी समझना है। ठीक है, आपको मैं ट्रांचेस बता दिए, ये भी लॉन्ग होते हैं, थिन होते हैं, स्पिंडल शेप में होते हैं। ठीक है, ये भी डेड सेल्स होते हैं। ठीक है, इनके एंड में टेपरिंग एंड होता है, ओपन नहीं होते। और नॉन फ्लोरिंग प्लांट्स में केवल ट्रेचेट्स पाए जाते हैं, वहां पर जाइलम टिश्यूज नहीं पाए जाते। ये आपको याद रखने के लिए चीजें। ठीक है, अभी देखो कैसे वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। पहले हम नीचे का स्ट्रक्चर देखते हैं, रूट। जो रूट में हम जहाँ पर पानी डालते हैं और हम जब खाद वगैरह डालते हैं, जब फर्टिलाइजर डालते हैं, तो होता कैसा है, ये आपके रूट हेयर है। ये आपका स्ट्रक्चर कैसा है, ये आपके रूट हेयर्स है, ये आपके वाटर मॉलिक्यूल्स है, यही आपका मिनरल्स है। अब जो पानी होता है और ये वाटर जब आपस में मिलते हैं, इसको हम कहते हैं सैप। जिस तरह पानी में आप चीनी घोल दो, आप पानी में नमक घोल दो, एक सॉल्यूशन बन जाता है। उस तरह वाटर और मिनरल्स को क्या कहा जाता है, इसको सैप कहते हैं। तो ये सैप रूट हेयर के अंदर आता है, ये बताएंगे कैसे आता है, आपको मैं डिटेल में बताता हूँ। ये रूट हेयर के अंदर अंदर आता है, फिर यहाँ से फर्स्ट जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। ये जो फर्स्ट वाला सेल होता है इसको हम कहते हैं एपिडर्मिस। और ये जो आउटर लेयर है इसको हम कहते हैं एंडोडर्मिस। और इसके बीच में छोटे छोटे आप देख रहे हो, इनको कहते हैं रूट कोर्टेक्स। ये आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। तो वाटर इस रूट में आता है और इन रूट कोर्टेक्स के थ्रू होते होते कहाँ तक पहुंचता है, एंडोडर्मिस तक पहुंचता है। और एंडोडर्मिस से देखो ये आपका समझो पूरा स्टेम है। ये आपका स्ट्रक्चर किसका है, ये आपका स्टेम का स्ट्रक्चर है। इसमें आपका देखो ये जो पार्ट है, ये आपका जाइलम वेसल्स है, ये आपके ट्रेचेट्स हैं, ये छोटे छोटे आप देख रहे हो, और ये आपके फ्लोएम है। ये दोनों साथ साथ एक तरह से समझो स्टेम के अंदर ही जाइलम की पाइप होती है, ट्रेचेट्स भी होते हैं और आपके फ्लोएम के टिश्यूज भी रहते हैं। ये स्टेम के अंदर का हिस्सा, अगर आप उसको काट के देखते हो आपको अलग अलग ऐसे छोटे छोटे पाइप्स टाइप के दिखाई देते हैं। तो वाटर रूट से होते हुए धीरे धीरे कहाँ पहुंच जाता है, आपका जाइलम टिश्यू तक पहुंच जाता है यहाँ पर। और यहाँ से बाद में ये धीरे धीरे स्टेम में जाता है, ब्रांचेस में जाता है, और कहाँ जाता है, लीव्स तक जाता है। अब ये कैसे जाता है वो हम पढ़ते हैं। तो इसमें दो थ्योरी दी जाती है, एक को कहते हैं ट्रांसपिरेशन थ्योरी, दूसरे को कहते हैं रूट या ऑस्मोसिस थ्योरी, कि वाटर इसमें कैसे मूव करता है। ये देखो इसका कलर विजन भी आप देख सकते हो आराम से। रूट हेयर आपका, देन ये आपका एपिडर्मिस, ये बीच का आपका पार्ट कहलाता है कोर्टेक्स, ये जितना भी आपका बीच वाला पार्ट है ये वाला, ये फिर आपका एंडोडर्मिस आ जाता है, ये ब्लू वाला लाइन जो है, देन आपके ये अंदर बीच में जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू, जो आपके रूट का अंदर का पार्ट है। चलिए अभी आपको मैंने बताया सेप किसको कहते हैं, वाटर और जो मिनरल्स होते हैं जितने भी, जैसे नाइट्रेट्स होता है, फॉस्फोरस होता है, जो भी प्लांट्स के लिए नेसेसरी मिनरल्स होते हैं, ये वाटर में डिसोल्व हो जाते हैं और एक एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, इसको क्या कहते हैं, सेप। अभी ये जो ट्रांसपिरेशन थ्योरी होता है कैसे काम करता है, आप सब लोगों ने नारियल का जूस पिया है, आप कोल्ड ड्रिंक्स भी पीते हो, और जब छोटे थे तो आप दूध या जूस आप ऐसे स्ट्रॉ करके पीते थे। तो जब आप स्ट्रॉ से पीते थे तो क्या होता था, आपका जूस तो नीचे था, वो स्ट्रॉ के थ्रू ऊपर कैसे आता है, एनी आइडिया, वो ऊपर तक कैसे जाता है? Sir, because we used to suck the juice. यस, जब हम उसको सक करते हैं तो उससे क्या होता है, ऊपर लोअर प्रेशर हम क्रिएट करते हैं। हम माउथ के थ्रू एयर, जो पाइप में जो एयर है, हम उसको क्या करते हैं, जब हम सक करते हैं तो जो पाइप में जो एयर है वो निकल जाती है, और उसके अपर एंड पर आपका लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। और जहां पर जूस है वहां पर क्या है, हाई प्रेशर है। और हम सबने पढ़ा है कि नेचर क्या करता है, इस हाई प्रेशर लो प्रेशर को बैलेंस करने की कोशिश करता है। तो जब तक हम उसको शकिंग करते रहते हैं, हम लो प्रेशर क्रिएट करते रहते हैं, उससे क्या होता है, पानी बार बार जो आपका जूस होता है वो आपके माउथ में आता है।
जैसे आप पीना बंद कर देते हो, शकिंग करना बंद कर देते हो, आपको जूस मिलना बंद हो जाता है। इसी को कहते हैं ट्रांसपिरेशन थ्योरी। अब नॉर्मली होता क्या है, जो प्लांट्स के पास जो पानी होता है, हम देखो जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है दिन भर। फोटोसिंथेसिस कब होता है, जब आपका वाटर इवोपोरेट होता है। आपका जब कंटिन्यूस वाटर इवोपोरेट होता है लीव्स के थ्रू, तो अब देखो क्या होता है, लीव्स में ऑलरेडी पहले यहाँ पर पानी था, यहाँ पर उस टाइम हाई प्रेशर पानी था। अगर पानी का प्रेशर यहाँ पर कैसा था, हाई, किसके कंपैरिजन में, एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में। अगर हम एटमॉस्फेयर में देखते हैं तो बाहर पानी का कंसेंट्रेशन कैसा है, लो, लीव्स में पानी का कंसेंट्रेशन कैसा है, हाई। तो जब ट्रांसपिरेशन होता है, आपका वाटर कहाँ फ्लो कर जाता है, बाहर, तो पानी आपका कहाँ चला गया, बाहर चला गया। अब उससे क्या हुआ, आपके लीव्स में लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, पानी चला गया वहां से, पानी जो लीव्स में था कहाँ चला गया, बाहर चला गया, एटमॉस्फेयर में चला गया। अब क्या हुआ, उससे लो प्रेशर क्रिएट हो गया, कहाँ पर, लीव्स पे। अब पानी का हाई प्रेशर कहाँ पर है, रूट्स में, जो हम पानी देते हैं रूट्स पे, वहां पर उस टाइम पानी का हाई प्रेशर रहता है। तो ये जो हाई प्रेशर का पानी नीचे है, वो ऊपर का है, लो प्रेशर है। तो सेम चीज आपका हाई प्रेशर टू लो प्रेशर बैलेंस होने की कोशिश करता है। इसको हम कहते हैं सक्शन फोर्स। इसको हम क्या कहते हैं, सक्शन फोर्स। ये एक्टिविटी दिन भर चलती है, ये एक्टिविटी आपकी दिन, क्योंकि जो आपका देखो, ये आपका प्लांट है, ये आपके रूट्स है, ये आपका समझो लीव है, यहाँ पर आपका कंटिन्यूस दिन भर लो प्रेशर क्रिएट रहता है, और आपकी यहाँ पर पानी भरा रहता है हमेशा रूट्स पे। जब भी पानी देते हो तो नॉर्मली आपका मिट्टी गीला रहता है, ठीक है, तो पानी यहाँ पर रूट्स में भी है, स्टेम में भी है। तो जैसे जैसे पानी बाहर आता जाता रहता है, ये पानी कंटिन्यूस आपका लीव्स पर पहुंचता रहता है। इसका प्रिंसिपल क्या होता है, इसको बोलते हैं सक्शन फोर्स। तो दिन भर आपका पानी इसी तरह रूट से हेयर पे पहुंच जाता है, क्योंकि आपके जाइलम टिश्यू कैसे हैं, एकदम आपके स्ट्रेट पाइप जैसे। रूट से आपकी पाइप स्टार्ट होती है, स्टेम के थ्रू जाती है, और आपका लीव्स तक सेम आपका एक तरह से पाइप का स्ट्रक्चर है। तो जब तक ऊपर लो प्रेशर बना रहता है, आपका पानी का कंटिन्यूस सप्लाई ऊपर चलता रहता है। प्लांट्स ऐसा क्यों करते हैं, ये कूलिंग के लिए भी करते हैं, और दिन भर फोटोसिंथेसिस होता है, उसके लिए भी प्रोसेस आपका दिन भर चलता रहता है। तो दिन भर आपका पानी बाहर जाता है और रूट्स के थ्रू अंदर आता है। ये आपका फर्स्ट थ्योरी, जिसको हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन थ्योरी। यहां तक क्लियर है सबको, एनी डाउट टिल है? एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो बच्चा। जो हम सॉइल में जो हम पानी डालते हैं प्लांट्स के लिए, हाँ तो सॉइल में से भी इवेपोरेट होता होगा ना? हाँ, सोइल से भी इवोपोरेट होता है, लेकिन आप देखो, आप कभी भी गमले में पानी जब डालते हो ना, आप देखना कि ऊपर का लेयर सूख जाता है, लेकिन अंदर अंदर आपको गीला रहता है। और आपकी जो रूट्स होती है केवल टॉप पे नहीं होती, आपके रूट्स काफी डीप तक होती है, आपके रूट्स काफी डीप तक होती है, इसलिए कंटिन्यूस आपको वाटर का सप्लाई मिलता है। ठीक है बच्चा? Excuse me, sir. बच्चा, Sir, if most of the parts of the xylem are dead, then how the different phenomenon of transportation actually takes place in xylem? If most of the parts of the xylem are dead. जो जाइलम टिश्यू होता है बच्चा, वो एक तरह से देखो पाइप का काम करता है, ये जस्ट एक पासेस का काम करता है, ये केवल एक रास्ता देता है, ये कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है। ये डेड है, ये कोई एक्टिविटी नहीं करता, ये जस्ट एक रास्ता बनाता है। जाइलम वेसल के दो काम है, एक तो प्लांट को स्ट्रेंथ देता है, और एक रास्ता देता है सिर्फ जाने के लिए। अब देखो यहाँ पर जो पानी ट्रांसपोर्ट हो रहा है, अब देखो आप जब हम जूस पीते हैं, तो पाइप का रोल क्या है, जस्ट रास्ता देता है। क्या वो जूस का टेस्ट चेंज करता है? नहीं, वो केवल क्या करता है, एक पासेस क्रिएट करता है, और कोई उसका काम नहीं है जाइलम टिश्यू का। ठीक है बच्चा? All right, sir. And sir, one more doubt. Sir, in osmosis, we generally, there's a definition out there that always the water flows from higher concentration to lower concentration. But why particles don't move from lower concentration to higher concentration? Like, what's the logic behind it?
मतलब इस पर्टिकुलर थ्योरी में या ऑस्मोसिस वाली थ्योरी में? सर कहीं पर भी, मतलब इधर भी अगर हम पढ़ेंगे तो हमेशा यही बताया जाता है कि हायर टू लोअर होता है, लेकिन वैसा क्यों नहीं होता कि लोअर टू हायर हो जाए? हाँ, आप लो टू हाई लेके जा सकते हो, पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल होता है? अगर आपको लोअर प्रेशर को हायर प्रेशर में क्रिएट करना है, यू नीड टू गिव सम एक्स्ट्रा एनर्जी। आप देखो घर पे, हमारे घर में पानी का टैंक होता है नीचे, ठीक है? जब हमको ऊपर पानी की टंकी में चढ़ाना हो तो हम क्या करते हैं? हम मोटर को यूज करते हैं। तो मोटर क्या करता है? एक सक्शन एक्स्ट्रा एनर्जी क्रिएट करता है, तो पानी लोअर एंड से अपर एंड पे जाता है। अब आप मुझे बताइए कि जब मैं ऊपर से पानी छोड़ता हूँ, ऊपर टंकी से हमारे घर में पानी कैसे आता है? ऑटोमेटिकली आता है, क्योंकि ऊपर हाई प्रेशर है। हम जैसी टेप खोलते हैं तो टेप के थ्रू लोअर प्रेशर क्रिएट होता है, तो हाइयर टू लोअर फ्लो करता है। लेकिन कभी भी अगर आपको लोअर से अगर हाइयर लेके जाना है, यू नीड टू गिव सम एक्स्ट्रा एनर्जी। तो जब आप एक्स्ट्रा एनर्जी दोगे तो वह पानी लोअर से अब हाइयर भी फ्लो करेगा। ठीक है बच्चा? ऑल राइट सर। यस डियर। तो ये फर्स्ट प्रोसेस है जो दिन भर प्लांट्स में चलता है, और पानी रूट से कहाँ पर फ्लो होता है? हमारा लीव्स तक फ्लो होता है। अब देखो रात के समय क्या होता है? रात के समय तो ट्रांसपिरेशन नहीं चलता है। क्यों नहीं चलता है? एक चलता भी है लेकिन बहुत लो लेवल पे चलता है, क्योंकि उस टाइम आपका फोटोसिंथेसिस बंद हो चुका होता है। अब लेकिन अगर अभी भी प्लांट्स को पानी चाहिए, तब क्या होता है? अब वहां पर काम आता है ऑस्मोसिस। ठीक है? अब देखो होता क्या है, व्हाट हैपन एट द नाइट। अभी देखो जो आपका रूट्स है, मैंने अगर डायग्राम नीचे रखा हो तो डायग्राम नीचे। अब यहाँ पर एक हल्का सा बनाते हैं रूट, ये हमारा स्ट्रक्चर है, ये हमारी रूट हेयर्स है। ठीक है? ऑलरेडी देखो ये हमारा जाइलम टिश्यू है, इसमें पानी भी है। अभी रात हो चुकी है, अभी मानो रात हो चुकी है, और अभी क्या है, यहाँ पर ऑलरेडी पाइप में पानी रहेगा। ठीक है? अब ऊपर ऊपर से पानी निकलना बंद हो गया है, ऊपर से पानी लीव्स के थ्रू पानी ट्रांसपिरेशन होना बंद हो गया है, पर पाइप में पानी रहता है, इसमें मिनरल्स भी अवेलेबल है। ठीक है? ये जो आपका पोर्शन है, ये इसमें मिनरल्स है। अब इस लोकेशन पे मिनरल्स का कंसंट्रेशन कम है, लो है यहाँ पर इस लोकेशन पे, और जो बाहर है इस वाटर में मिनरल्स का कंसंट्रेशन ज्यादा है। ठीक है? अब यहाँ पर देखो एनर्जी लगती है, याद रखना। अब यहाँ पर देखो क्या होता है, अभी रात की बात कर रहे हैं, रात में देखो क्या होता है। अभी इस जाइलम टिश्यू के अंदर, जाइलम टिश्यू के अंदर पानी भी है, मिनरल्स भी है, पर मिनरल्स का जितना क्वांटिटी है, मान लो देखो आपको एक ये एक टब है, इसमें इतना पानी भरा, आपने इसमें 1 स्पून सॉल्ट डाला है, और एक दूसरा टब है जिसमें आपने 5 स्पून का सॉल्ट डाला है, तो इसमें कंसंट्रेशन किसका ज्यादा है? सॉल्ट का। तो जो ऑस्मोसिस में क्या होता है, अभी देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी प्लांट को मिनरल्स का नीड है। प्लांट्स को किसका नीड है? मिनरल्स का नीड है। तो प्लांट क्या करते हैं, इन मिनरल्स को अपने अंदर सक करते हैं। कैसे? एटीपी यूज करके एनर्जी लगाते हैं, और इन मिनरल्स को अपने अंदर सक करने का कोशिश करते हैं। जब ये शकिंग करते हैं उससे क्या होता है, यहाँ पर, अब यहाँ पर मिनरल्स का कंसंट्रेशन कैसा हो गया? हाई हो गया। बाहर कंसंट्रेशन कैसा हो गया? मिनरल्स का लो हो गया। क्यों? एनर्जी लगा के, हमने एनर्जी लगाई और मिनरल्स को हमने अंदर सक कर लिया। अब अंदर जाइलम टिश्यू के अंदर मिनरल्स का कंसंट्रेशन हाई है, और बाहर कंसंट्रेशन कैसा है? लो। अब नेचर कहता है मुझे दोनों को बैलेंस करना है। अब नेचर क्या कहता है, मुझे इसको, यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है वाटर और मिनरल्स का, और यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है, मेरे को इसको बैलेंस करना है। अब बैलेंस करने के दो तरीके हैं, ध्यान से सुनना। या तो मिनरल्स में बाहर वापस फेंक दूं, या तो मिनरल्स में बाहर वापस फेंक दूं, पर वो नहीं करूंगा। क्यों? मुझे मिनरल्स की नीड है। तो मैं क्या करता हूं, मैं पानी को
अपने अंदर सक करता हूं। अभी देखो यहाँ पर हाइयर कंसंट्रेशन है और यहाँ पर वाटर का लो कंसंट्रेशन है। तो हमने ऑस्मोसिस हमने पढ़ा है। ऑस्मोसिस में क्या होता था, आप लोगों ने वो एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, वापस आपको एक्सपेरिमेंट याद दिलाता हूं जो आप लोगों ने पढ़ा था। समझो आपका ये एक टब है, आपने बीच में लगाई एक सेमी परवल मेम्ब्रेन, ठीक है। आपको वापस मैं ऑस्मोसिस वापस याद दिलाता हूँ। आपने इसमें बराबर लेवल में पानी भर दिया, यहाँ पर यहाँ तक आपका पानी भरा हुआ है। बीच में आपकी मेम्ब्रेन कौन सी है, सेमी परवल मेम्ब्रेन, जो वाटर को एक तरफ से दूसरी तरफ आने के लिए अलाउ करती है। अभी मैंने क्या किया, इसके अंदर 5 चम्मच 5 स्पून मैंने सॉल्ट डाल दिया और यहां पर केवल 1 स्पून सॉल्ट है। अब इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर आपका हाइयर कंसंट्रेशन सॉल्ट का है और यहां पर आपका लोअर कंसंट्रेशन किसका है, सॉल्ट का है, ठीक है। अभी क्या होगा, तो बाय ऑस्मोसिस अब नेचर क्या करेगा, दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करेगा। अब ये दोनों बैलेंस कब हो सकते हैं, या तो मैं इसमें सॉल्ट ज्यादा ऐड कर दूं, तो ये तरीका है, मैं इसमें 4 चम्मच सॉल्ट और डाल दूं तो दोनों का कंसंट्रेशन सेम हो जाएगा। दूसरा तरीका, अगर यहाँ का पानी यहाँ पर आ जाए तो इसका पानी का लेवल बढ़ जाए ऐसा, और इसका पानी का लेवल कम हो जाए, तो उससे क्या होगा, अब दोनों का कंसंट्रेशन लेवल सेम हो जाएगा। इसको कहते हैं ऑस्मोसिस। सर कैसे क्या सेम होगा? ये आया सबको समझ में, क्या कहा मैंने? सर वो उधर पानी डालने से वो कैसे सेम होगा? अच्छा, कैसे कम होगा, आप जब घर में समझो आपने नींबू का जूस बनाया घर पे, आपने 1 गिलास पानी लिया, आपने इसमें 5 नींबू निचोड़ दिए, मान लीजिए आपने इसको पीना स्टार्ट किया, आपको खट्टा लगेगा? लगेगा। यस 1 सर। गिलास पानी में 5 नींबू आपने निचोड़ दिए, तो क्या होगा, आपको खट्टा लगेगा। अब इसको ठीक करने के लिए आप क्या करोगे, आप इसमें पानी एक्स्ट्रा ऐड करोगे ना। आप क्या करोगे, इसमें आप 4 गिलास पानी ऐड कर दोगे। यस सर। अब उससे क्या होगा, इसका कंसंट्रेशन मिक्स हो जाएगा। एग्री मेरी बात से? यस सर। ओके, तो यही सेम प्रोसेस कहां पर हो रहा है, यहां पर हो रहा है रूट्स में। यहां पर पहले मिनरल्स ज्यादा थे, यहां पर मिनरल्स कम थे। हमने एनर्जी यूज की, याद रखो, हमने क्या यूज किया, एनर्जी यूज करके मिनरल्स को हम कहां पर लेके आ गए, जाइलम टिश्यू पे आए। फिर यहाँ पर कंसंट्रेशन बढ़ गया, उस कंसंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, ये वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू इसमें आने लग जाएगा, किसमें, जाइलम टिश्यू में। और इसी तरह धीरे धीरे हमारा जो कंसंट्रेशन होता है, अब उसी तरह पानी कहाँ का, अभी क्या करता है, पानी आगे वाले पानी को पुश करता है। अब यहाँ पर पुशिंग स्टार्ट हो जाता है। अभी देखो यहाँ पर कंसंट्रेशन ज्यादा है मिनरल्स का, यहाँ पर आपका कंसंट्रेशन कम है। अभी लो हाई इसको पुश करता जाएगा और ये पानी धीरे धीरे कहाँ पहुंच जाता है, लीव्स तक पहुंच जाता है। और इसी को हम कहते हैं रूट प्रेशर या ऑस्मोसिस प्रेशर। ये मेनली नाइट के टाइम होता है, ये दिन के टाइम नॉर्मली नहीं पाया जाता। दोनों थ्योरी सबको क्लियर है? फर्स्ट हमने बताया ट्रांसपिरेशन थ्योरी, ये मेनली डे टाइम में होता है क्योंकि दिन भर पानी आपका लूज होता है, ऊपर लो प्रेशर क्रिएट होता है, नीचे पानी का हाइयर कंसंट्रेशन है, तो पानी धीरे धीरे पाइप के थ्रू ऊपर चले जाता है। रात के टाइम क्या होता है, मिनरल्स हेल्प करते हैं आपके पानी के फ्लो के लिए। इसमें कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ऑल क्लियर सबको? अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, आपको मैंने पहले बताया था कि वाटर जो होता है ओनली 1 to 2% वाटर एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स,
फोटोसिंथेसिस के लिए बाकी सब पानी ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में एटमॉस्फेयर में वापस चले आता है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, कि प्लांट्स में फूड कैसे ट्रांसफॉर्म होता है। तो जिस तरह वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जाइलम टिश्यू होता है, उसी तरह फूड मतलब शुगर या ग्लूकोज और हार्मोन्स, इसको शिफ्ट करने के लिए क्या होते हैं, आपके फ्लोएम टिश्यू काम करते हैं। अब जाइलम और फ्लोएम में एक बड़ा अंतर होता है। आपके जाइलम जो होते हैं ये डेड होते हैं, डेड टिश्यू होते हैं, बट आपके फ्लोएम ये लिविंग रहते हैं। चलो देखने में कैसे होता है पहले वो दिखाता हूं, ये कैसा दिखता है। ये देखो, ये मैंने एक नीचे हल्का सा रफ डायग्राम आपका बनाया है। ये जो पार्ट आपका, ये वाला पार्ट, ये आपका फ्लोएम टिश्यू है। इस फ्लोएम टिश्यू में एक तरह से जो आपका डेड सेल होता था ना, जैसे आपको पता डेड से अपना ये जाइलम कैसे बनता था, आपका पहले सेल्स प्लांट सेल्स होते थे, आपके प्लांट सेल्स होते थे। तो जब ये जाइलम टिश्यू बना तो क्या हुआ, ये पार्ट हटता चला गया और ये होलो पाइप बन गए। समय के साथ इसमें से न्यूक्लियस भी चला गया, है ना, इसमें साइटोप्लाज्म भी चला गया। अब फ्लोएम में क्या होता है, कुछ सेल्स सेम एज ये भी वैसी फॉर्म होता है, पर फॉर्म कैसे होता है, इसमें से जो ये पार्टीशन होता है ये पूरा ब्रेक नहीं होता, ये थोड़ा थोड़ा ब्रेक होता है। जैसे आप देखो एक बांसुरी होती है, अगर समझो एक पाइप आपका होलो पाइप है ऐसा, ये समझो आपका पाइप है, इसमें आप यहां से छेद करो और उस तरफ छेद कर दो, दोनों तरफ। तो एक तरह से यहां पर सेम ये पूरा एलिमिनेट नहीं होता, ये पार्शियली एलिमिनेट होता है ऐसा। इसका फॉर्मेशन भी जाइलम टिश्यू की तरह होता है। जाइलम में ये पूरा पार्ट बीच का गायब हो जाता है, पर फ्लोएम में क्या होता है, ये थोड़ा थोड़ा छूट जाता है और इसके अंदर थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म बचा रह जाता है, इसलिए कंप्लीटली डेड नहीं होता। ठीक है, अब इसको जिंदा रहने के लिए बाकी सब भी कुछ चाहिए। तो इस फ्लोएम के साथ क्या होता है, एक ऐसा, ये इसको बोलते हैं कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल दोस्त, है ना, आपका दोस्त होता है जो आपको हर एग्जाम में चीटिंग भी कराता है, आपके साथ टिफिन भी शेयर करता है, आपके साथ हर चीज शेयर करता है। तो उसी तरह फ्लोएम टिश्यू के साथ में क्या होता है, एक कंपेनियन सेल जुड़ी रहती है। इस कंपेनियन सेल में उसका न्यूक्लियस भी होगा खुद का, इसमें साइटोप्लाज्म भी होगा और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह सब रहेगा जो भी एक सेल में होता है। ये इसको फुल सपोर्ट करता है, ये इसको फुल सपोर्ट करता है, इसलिए फ्लोएम को हम लोग लिविंग टिश्यू भी कहते हैं। अंडरस्टूड ये पार्ट सबको? यस सर। ये हुआ सबको क्लियर? फ्लोएम आपका लिविंग टिश्यू कैसे होता है, उसके साथ में कंपेनियन सेल रहता है, उसमें न्यूक्लियस भी रहता है, साइटोप्लाज्म भी रहता है और उसको फुल सपोर्ट करता है, एकदम खास जिगरी दोस्त होते हैं। ठीक है, अब देखो ऊपर चलते हैं फिर से समझने के लिए इसको। ये सेम वही स्ट्रक्चर होता है जो हमने पहले पढ़ा था। तो ये ट्रांसपोर्ट फूड, अब फूड कहां पर बनता है, लीव्स में बनता है। अब फूड की नीड हर जगह, जैसे हम खाना खाते हैं, हमारे पेट में डाइजेशन होता था, स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्वेशन होता था और ब्लड क्या करता था, उसको पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता था। तो यहाँ पर भी आपका फूड कहां पर फॉर्म होता है, लीव्स में, और ये पूरे पार्ट्स में आपका ट्रांसफर होता है। इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलोकेशन। जैसे आपके जाइलम में ट्रांसपिरेशन होता है, इसमें होता है ट्रांसलोकेशन। ठीक है, इनको फ्लोएम को कहते हैं सीव ट्यूब्स, जैसे उसमें बोलते हैं ना जाइलम टिश्यूज, तो फ्लोएम में इसको बोलते हैं सीव ट्यूब्स, जो हमने अभी नीचे देखा है। और इसके साथ में क्या होता है, कंपेनियन शेल्स होती है। ठीक है, अब फूड ट्रांसफर होता है इसमें बाय यूजिंग एनर्जी। अब नीचे दिखाता हूँ कैसे होता है। ठीक है, चलिए, ये मैंने आपको डायग्राम दिखाया था। जिस तरह आपके जाइलम टिश्यूज होते हैं सेंटर में, उसी तरह आपके फ्लोएम टिश्यूज भी होते हैं। सीव ट्यूब्स जो है वो इसके साथ साथ होते हैं। ये आपका
का बच्चा कोई डाउट आपको? Sir, someone has unmuted. कोई डाउट अपर्णिका आपको? Yes. ओके, ये देखो ऐसे दिखने में, ये आपके बांस, आपने बांस देखे हैं? बांस देखो, इसमें ऐसे होल्स होते हैं, खुला पाइप होता है, अंदर से होल ही होता है, इसमें ऐसे चीज क्या होते हैं, होल्स बने होते हैं, जिसके थ्रू आपका वाटर, इसमें क्या होता है, वाटर प्लस आपका ग्लूकोज इसके अंदर भरा रहता है हमेशा। जैसे जाइलम में आपका वाटर और मिनरल्स भरे होते हैं, उसी तरह इन सीव ट्यूब्स में क्या होता है, वाटर और ग्लूकोज प्रेजेंट रहता है। ये देखो अंदर से ऐसे खोखले दिखते हैं, और ये पूरा शुगर सॉल्यूशन से भरा होता है, याद रखना। तो देखो इसके बीच बीच में आपकी क्या है, ये कंपेनियन शेल्स है। सर वो किससे भरा होता है? क्या बच्चा? सर आपने अभी बोला किसी से तो भरा होता है, मेरे को आवाज क्लियर नहीं आई थी। वाटर प्लस ग्लूकोज, ठीक है। ओके सर। तो ग्लूकोज होता है फूड, आपका जो फूड फूड कहाँ पर बनता है, लीफ से बनता है ना। तो हम उसकी बात करें, अभी फूड इन पाइप्स के अंदर आ चुका है, तो ये दिखने में देखो आप कैसी दिखती है, ठीक है। जब आप अंदर से कभी किसी ट्री को या स्टेम को आप कट करके देखोगे तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। अभी देखो होता कैसा है, ये आपकी है लीफ। अब आपका फूड ट्रांसफर कैसे होता है ध्यान रखो, ये आपकी है लीफ जहां पर आपने ग्लूकोज बनाया, ठीक है। अभी लीफ पे क्या फॉर्म हुआ, ग्लूकोज, ठीक है। अब ये ग्लूकोज क्या होता है, देखो ये आपका सीव ट्यूब है, ध्यान से देखना। अभी ये आपकी सीव ट्यूब है पूरी, ठीक है। इसके अंदर पहले से ही, इसके अंदर पहले से ही आपका वाटर और ग्लूकोज है, पर कंसंट्रेशन कम होता है, ठीक है। कंसंट्रेशन कैसा होता है, कम कंसंट्रेशन होता है इसमें। ये जो पोर्शन देखो, ये वाला, ये पोर्शन अभी नोटिस करो सिर्फ, ये वाला पोर्शन, यहां पर वाटर और ग्लूकोज का इनिशियली कंसंट्रेशन कैसा होता है, लो होता है, ठीक है। अभी देखो इसको बोलते हैं सिंक सेल, इसको क्या बोलते हैं, सिंक सेल, जहां पर मुझे फूड की जरूरत है, ठीक है। अब फूड की जरूरत कब होती है, जब को ग्रोथ करना है, मेंटेनेंस करना है, ठीक है। अब समझो इस सेल को, इस सेल को फूड की जरूरत है, इसका मतलब ये हुआ यहां पर अभी फूड का कंसंट्रेशन कैसा है, लो है। और इस सेल में ये जो लीफ है, यहां पर फूड का कंसंट्रेशन कैसा है, हाई है। अब यहां पर देखो क्या होता है, ये बीच में होती है कंपेनियन शेल जो हमने अभी पढ़ी है। तो लीफ क्या करता है, अपना ग्लूकोज यहां ट्रांसफर करता है, अपना ग्लूकोज यहां पर ट्रांसफर करता है, और यहां से इस सीव ट्यूब में ये ट्रांसफर होता है। इस ट्रांसफर करने के लिए हमको एनर्जी लगानी पड़ती है, हमको क्या करना पड़ता है, एनर्जी लगानी पड़ती है। तो एटीपी की फॉर्म में जो एनर्जी मिलती है, तो इससे जो फूड होता है, फूड सुक्रोज से कहां पर, ये फूड प्लांट लीफ से कहां पर आएगा, इस कंपेनियन शेल में आएगा, इस कंपेनियन शेल से कहां पर जाएगा, सीव ट्यूब में आएगा। अब क्या होता है, इसको बोलते हैं, फर्स्ट स्टेप को बोलते हैं लोडिंग, इसको क्या बोलते हैं, लोडिंग। लोडिंग मतलब जब आपका ग्लूकोज कहां से कहां पर आया, लीफ से कहां पर आ गया, आपके सीव ट्यूब में आ गया, इसको बोलते हैं लोडिंग। अब देखो क्या होता है, जैसे यहां पर हमने इसको लोडिंग किया है, इसको थोड़ा इरेज मिटाता हूं ताकि थोड़ा और समझाने में इजी रहेगा। यस, जैसे हमने फूड को इसमें लोडिंग किया, अब देखो सेम यहां पर ऑस्मोसिस प्रोसेस होगा इस पोजीशन पे। अब यहां पर ग्लूकोज का कंसंट्रेशन हाई हो जाता है ना। पहले यहां पर वाटर था और ग्लूकोज था, और कंसंट्रेशन कैसा था, लो कंसंट्रेशन था।
तो जैसी यहां से यहां पर फूड पहुंचा, ग्लूकोज पहुंचा, आपका ग्लूकोज का कंसेंट्रेशन कैसा हो गया? हाई हो गया। ठीक है, अब जब हाई हो जाता तो क्या होता है? हमको इसको क्या करना? बैलेंस करना है। नेचर इसको क्या करेगा? बैलेंस करने की कोशिश करेगा। तो बैलेंस के लिए क्या है? फूड तो वापस नहीं दे सकता भाई कि मैं आपको फूड वापस करता हूं, मुझे आपका फूड नहीं चाहिए। तो क्या करते हैं? जाइलम टिश्यू यहां से वाटर यहां शिफ्ट करता है और यहां पर वापस आपका फिर से ऑस्मोसिस अकर करता है। फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ? लोडिंग हुआ आपका, आपने यहां से यहां पर आपने लोडिंग किया। किसको लोडिंग किया? मिनरल्स को लोडिंग किया। जब आपने मिनरल्स लोड किया तो यहां पर इस जगह पे कंसंट्रेशन हाई हो गया मिनरल्स का। अब इसको बैलेंस करने के लिए जाइलम टिश्यू से वाटर फ्लो करना स्टार्ट करता है। तो जब यहां पर वाटर फ्लो करना स्टार्ट करता है, यहां पर आपका क्या आ गया? वाटर आ गया। अब इससे ये सेल कैसे फूल जाती है? ये सेल कैसे होती है? फूल जाती है। अब इसके नीचे वाली सेल में देखो, यहां पर अब यहां पर क्या होता है? यहां पर आपका वाटर प्लस ग्लूकोज का कंसेंट्रेशन कैसा है? लो, इस लोकेशन पे। यहां पर कंसेंट्रेशन कैसा है? हाई। तो अब धीरे धीरे पुश करता है ये इसको आगे जाके। फिर ये पूरा जो आपका सीव ट्यूब होता है, ये अपने आप को पूरा आगे पुशिंग मूवमेंट से धीरे धीरे फूड कहां पर पहुंचता है? यहां पर पहुंचता है। फिर फूड इसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है कंपेनियन सेल में, और कंपेनियन सेल से वापस सिंक सेल में इसको शिफ्ट कर दिया जाता है। तो यहां पर भी आपका अभी यहां पर कंसंट्रेशन कैसा है? लो। यहां पर कंसंट्रेशन कैसा है? हाई। तो आपका यहां पर ये शिफ्ट हो जाता है। तो ये इस तरह से आपका फूड लीव से जहां पर भी आपको चाहिए होता है, चाहे हार्मोन्स हो या शुगर्स हो, इसी ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू आपका पूरा फूड ट्रांसफर होता है। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग। सर जाइलम से फ्लोएम में वाटर कैसे शिफ्ट होता है? मतलब कौन से पार्ट से शिफ्ट होता है? मतलब जाइलम टू फ्लोएम में? सर जब वाटर शिफ्ट होता है, क्योंकि जब हाई प्रेशर बन जाता है ग्लूकोज का तब। अच्छा, तो जाइलम टिश्यू बेटे, जाइलम टिश्यू से फ्लोएम में कनेक्ट होता है। बीच में कनेक्टिंग पाइप्स होती हैं इसमें। आपके जो फ्लोएम होता है ना बच्चा, जैसे ये दो पाइप्स है ना, ये दो पाइप एक्चुअली में साथ साथ में रहती है। ये आपकी जाइलम है, ये आपकी फ्लोएम है। ठीक है, इसके अंदर कनेक्टिंग होता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल अलग अलग चलते, कनेक्टिंग होती है। देखो यस दोनों का सर। पर्पज अलग है। जाइलम का पर्पज वाटर को शिफ्ट करना है। अब वाटर भी तो हमको यहाँ भी तो चाहिए। वाटर ऐसा नहीं होता कि फ्लोएम में नहीं आएगा। वाटर आप हर जगह पहुंचा रहे हो, लीफ से पहुंचा रहे हो, स्टेम में पहुंचा, आप हर जगह वाटर पहुंचा रहे हो। ठीक है बच्चा? यस सर, अंडरस्टूड। चलिए आगे चले। तो देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फूड्स मेड बाय द लीव्स इन द फॉर्म ऑफ शुगर। प्लांट हार्मोन्स कहाँ पर मेड होते हैं? टिप्स ऑफ द रूट्स एंड शूट्स। ये आपके लीव्स का जो स्टार्टिंग का पॉइंट होता है उसको बोलते हैं शूट्स, ये वहां पर रहता है। और मूवमेंट ऑफ फूड के लिए आपको एनर्जी लगानी पड़ती है, यहाँ पर आपको एटीपी खर्च करना पड़ता है। जब भी आप मिनरल्स की शिफ्टिंग करोगे, याद रखो, पानी के लिए आपको एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब भी आप मिनरल्स को शिफ्ट करोगे, आप फूड को शिफ्ट करोगे, आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो मतलब आप वहां पर एटीपी अपना खर्च करते हो। तो ये आपका है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन द प्लांट्स। ठीक है, तो यहां पर आपका ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स खत्म होता है, जहां पर अपने वाटर, मिनरल्स, फूड एंड हार्मोन्स को हमने पढ़ा है। अब आगे मूव करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। आज हल्का शुरुआत करेंगे, केवल हम ब्लड को समझेंगे। ठीक है, और बाकी ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस में बाकी कल पढ़ेंगे पूरा। कल हम ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस में दो रहेगा, एक ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम रहेगा, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और लिम्फ सिस्टम। लिम्फ सिस्टम को भी समझने की कल कोशिश करें। तो आज केवल ब्लड के बारे में पढ़ते हैं, ब्लड कैसा रहता है। हम सब ने देखा ब्लड हमारा रेड कलर का होता है। ठीक है, अब ब्लड में 4 कंपोनेंट होते हैं अगर देखा जाएगा तो। ठीक है, तो ब्लड में 4 मेन कंपोनेंट होते हैं, उनको बोलते हैं प्लाज्मा, जिसका आजकल काफी डिमांड है। एक होता है आरबीसीज,
WBCs एंड आपके प्लेटलेट्स। ये हमारा जो ब्लड होता है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, प्लाज्मा, RBCs, WBCs, प्लेटलेट्स। अब इसको मैं कैसे कह सकता हूँ, आप अगर नींबू पानी बनाओ, नींबू जूस, कौन का जूस बनाना है, नींबू जूस, क्या क्या चाहिए, वाटर चाहिए, और क्या चाहिए, लेमन चाहिए, और क्या चाहिए, शुगर चाहिए, और क्या चाहिए, सॉल्ट चाहिए। ये 4 चीज तो अपने को चाहिए होती है, ठीक है। अब इसमें समझो जो वाटर है वो एक तरह से प्लाज्मा है। हमारे नींबू जूस में वाटर ज्यादा होता है, तो जो ब्लड में जो मेन पार्ट होता है फ्लूइड, उसको प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका कंसंट्रेशन आता है लेवल, ये समझो आपका RBC है, ठीक है। आपका शुगर आपकी प्लेटलेट्स है, और सोल्ट आपका WBC। सोल्ट हम एक थोड़ा पिंच सोल्ट डालते हैं हल्का सा टेस्ट के लिए, तो आपके WBCs होते हैं, ओके। और जो क्या कहते हैं क्रिस्टल्स शुगर, ये आपके प्लेटलेट्स होते हैं। ये दिखने में देखो ऐसा दिखता है, जो आपको ये येलो पोर्शन दिख रहा है, जो लिक्विड पार्ट होता है, इसको हम कहते हैं प्लाज्मा, जिसके अंदर आपका RBCs, WBCs और प्लेटलेट्स तैरते हैं। जैसे आपके नींबू के जूस में आपका लेमन, शुगर, सॉल्ट मिक्स होते हैं, उस तरह आपके प्लाज्मा में आपका सब चीज रहता है। इसी में जो आप ये रेड वाली डॉट देख रहे हो, ये रेड डॉट्स, इसको कहते हैं RBCs। ये आप जो व्हाइट कलर के देख रहे हो, पर्पल कलर के, ये होते हैं WBCs। और ये छोटे छोटे आप व्हाइट कलर के जो देख रहे हो, उसको बोलते हैं प्लेटलेट्स। तो हमारा ब्लड ये 4 चीजों को जो मिक्स होता है, उसको हम क्या कहते हैं, ब्लड कहते हैं। अब देखो प्लाज्मा की खासियत क्या क्या होती है। जो लिक्विड पार्ट होता है उसको ब्लड कहते हैं, जब आपको मैंने बता दिया। 90% ये पानी होता है, वाटर। तो हम कहते हैं हमारी बॉडी में 70% वाटर है, और हमारी बॉडी में ब्लड भर के है, तो 90% हमारा उसमें वाटर रहता है। अब इस प्लाज्मा में क्या क्या ट्रेवल करता है, प्रोटीन्स रहते हैं, हमारा डाइजेस्टेड फूड भी इसमें रहता है, इसमें सॉल्ट भी है, इसमें वेस्ट प्रोडक्ट है CO2, यूरिया, और इसमें हार्मोन्स भी रहते हैं। तो एक तरह से प्लाज्मा में हर चीज रहता है, जो हमारी पूरे बॉडी में हर जगह ट्रेवल करता है, ठीक है। सेकेंड, सर कैन ब्लड बी क्रिएटेड इन लेबोरेटरी विद ऑल दिस पार्टिकल्स। देखना पड़ेगा भाई मेरे को, तो मेरा ब्लड ले ले यार लेबोरेटरी में, उसको देखो ये 4 चीज मिल गई तो ब्लड तो वैसे ही बन जाएगा ना। आप ट्राई करना शुभम, ठीक है। यस, देखो खुद बनाने की बात अलग होती है। अब देखो जो RBCs होते हैं, WBCs होते हैं, ये हमारी बॉडी फॉर्म करती है, ठीक है। अब तुम मेरे से थोड़ा पानी ले लो, और मेरी बॉडी से RBCs ले लो, WBC ले लो, प्लेट्स ले लो, तो ब्लड तो वैसे ही बन जाएगा ना। चलो सेकंड पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है RBCs। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जब भी ब्लड का बीमारी होता है, समझो इस RBC से होता है, ठीक है। तो RBC ऑक्सीजन को कैरी करने में हेल्प करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ब्लड का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, O2 को लंग से लेके जाना सभी सेल्स तक। ये काम कौन करते हैं, RBCs करते हैं। और इस RBC को कौन हेल्प करता है, इसको हेल्प करता है हीमोग्लोबिन। जैसे आपके प्लांट्स में ग्रीन क्लोरोफिल होता है, इसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। उसी तरह ये जो हीमोग्लोबिन होता है, इसको भी रेड पिगमेंट कहते हैं, ये रेड कलर का होता है। और यही इसी की वजह से ब्लड का कलर रेड होता है, क्योंकि RBCs का काउंट बहुत ज्यादा होता है। इसकी वजह से नॉर्मली जो प्लाज्मा होता है, ये नॉर्मल व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। ये RBCs की वजह से ही इसका कलर कैसा दिखाई देता है, ब्लड का रेड कलर दिखाई देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये हीमोग्लोबिन ही होता है जिसके ऊपर सवारी करता है कौन, ऑक्सीजन। इस हीमोग्लोबिन के ऊपर बैठ के ही ऑक्सीजन हमारी हर सेल तक पहुंचता है, ठीक है। अब इसमें और इंपॉर्टेंट पार्ट, जो RBCs होते हैं, इसमें कोई न्यूक्लियाई नहीं होता है, याद रखिए, इसमें कोई भी न्यूक्लियाई नहीं होता, इसलिए इनका लाइफ ड्यूरेशन बहुत छोटा होता है। एक RBC नॉर्मली 3 से 4 महीने में डेड हो जाती, मर जाती है, ठीक है। अब ऐसे कहोगे तो सारी मर जाएगी, तो देखो एक दिन में लगभग 3 मिलियन RBCs डाई होती है। एक दिन में 3 मिलियन RBC सेल डाई होती है, लेकिन एक दिन में
12 मिलियन आरबीसीज प्रोड्यूस होती है। और ये जितने भी आपके आरबीसीज होते हैं, डब्ल्यूबीसीज होते हैं, ये कहाँ पर फॉर्म होते हैं? आपके बोन मैरो, आपकी जो हड्डी होती है ना, हड्डी, हड्डी के अंदर ये आरबीसीज डब्ल्यूसीज बनते हैं। तो इनको लेबोरेटरी में बनाना आसानी शुभम, ये भगवान की कृपा है जिससे बनते हैं। ठीक है Sir, it is not known. Sir, it is not known that how is blood produced in bone marrow. नहीं बच्चा, ये तो भी आपको 10th क्लास के लेवल पे नहीं, जब 11th 12th क्लास में कहीं पहुंचोगे तो आपको पता लगेगा। अभी सिर्फ ब्लड के कंपोनेंट पढ़ो, ठीक है? एग्जाम में नहीं आएगा कि ब्लड कैसे फॉर्म होता है। ठीक है बच्चा? तो ठीक है, ये जो आरबीसीज होते हैं इनकी लाइफ बहुत छोटी होती है। सर हाउ कैन वी से दैट O2 ट्रेवल्स ऑन हीमोग्लोबिन एज वी कैन नॉट सी O2? बेटा साइंटिस्ट लोग एक्सपेरिमेंट इसलिए तो करते हैं, ठीक है? एक तरह से कैरियर होता है। जैसे आप, मैं आपको बताऊं, जैसे आप कार में बैठ के कहीं ट्रेवलिंग करते हो, तो कार ट्रेवल करती है, आप ट्रेवल करते हो? हु ट्रेवल्स? कार ट्रेवलिंग करती है ना, लेकिन आप भी तो साथ में पहुंच जाते हो, तो आप भी तो उसके साथ पहुंचते नहीं पहुंचते हो? ऐसा तो नहीं होता आप कार में बैठे, आप डिग्गी में रह गए, कार वाड़ी चली गई, आप बोले वाड़ी पहुंच गया मैं। जिस तरह हम गाड़ी में बैठ जाते हैं और हम अपने स्टेशन में पहुंच जाते हैं, उसी तरह जो O2 होता है ये हीमोग्लोबिन के ऊपर सवार हो जाता है और उसके ऊपर बैठ के हर जगह ट्रेवलिंग करता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया आरबीसीज में न्यूक्लियर नहीं होते हैं, इनका लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है और डेली 3 मिलियन आरबीसी डाई होती है और 12 मिलियन आरबीसी प्रोड्यूस होती है। कहाँ पर प्रोड्यूस होती है? बोन मैरो में। चलिए अब हम आते हैं फाइटिंग फोर्स, सोल्जर्स। हमारी बॉडी में सोल्जर का काम कौन करता है? इनको कहते हैं डब्ल्यूबीसी। अच्छा, आरबीसी की फॉर्म क्या होती है? आरबीसी मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स, इसको कहते हैं आरबीसी। और डब्ल्यूबीसी होता है व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, अब डब्ल्यूबीसी को हम कहते हैं सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। इसको क्या कहते हैं? सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। क्यों कहते हैं? जो डब्ल्यूबीसी होती है ये इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ती हैं। हमारी बॉडी में अगर जैसे वायरस होता है, बैक्टीरिया होते हैं, हार्मफुल जो भी चीज होती है, ये डब्ल्यूबीसी इसको खत्म करने का काम करती है और हमको डिसीज से बचाने हेल्प करती है। तो अगर कोई बीमार ज्यादा पड़ता है, इसका मतलब ये है कि उसकी बॉडी में डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन कम है। ये डब्ल्यूबीसी जो जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया, उनको खा लेते हैं, खत्म कर देते हैं। और यही हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज भी बनाते हैं। जैसा भी चला हमारी इम्यूनिटी, यस इम्यूनिटी एकदम सही वर्ड है। हमारी बॉडी में इम्यूनिटी क्रिएट की जाती है, एंटीबॉडीज जो बनती है, वो सारा काम कौन करता है? ये डब्ल्यूबीसीज कहते हैं। इसलिए इनको सोल्जर्स ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है। ये स्पेरिकल शेप भी होती है और इरेगुलर शेप भी होती है। इन डब्ल्यूबीसीज में न्यूक्लियस पाया जाता है। यस, अगर डब्ल्यूबीसी ज्यादा हो तो भी प्रॉब्लम होता है। यस, बताएंगे भाई, मैं भी देखता हूँ कि प्रॉब्लम क्यों होता है। अब भगवान ने देखो नेचर बनाया कि आरबीसी, अभी देखो नीचे मैं तुमको काउंट दिखाऊंगा कितना बड़ा काउंट होता है। दे आर लेस इन काउंट इन आरबीसी। तो मैंने एक नॉर्मल काउंट निकाला थोड़ा कि देखो काउंट में कितना डिफरेंस होता है। एक नॉर्मल मैन में नॉर्मल रेंज डब्ल्यूबीसी कितने हैं? 5000 से लेके 10,000 पर मिलीलीटर। और इसके रिस्पेक्ट में देखो आरबीसी कितने हैं? 4.5 टू 5.5 की 10 की पावर 6। लो जी, तो अगर इसको नॉर्मली कंपेयर करेंगे 5.5, मतलब इतना तो हो गया, 50 डिवाइड बाई 10,000। एक रफली कैलकुलेशन देखते हैं कितना आता है ना? 3 और 1 4, 1 2 3, 55 टाइम्स ज्यादा होती है लगभग। ठीक है, इतना होता है। ठीक है, तो आपके आरबीसी का काउंट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू व्हाइट ब्लड सेल्स। और ये आपके प्लेटलेट्स के काउंट है 1.4 से लेके 4 10 की पावर 5। मतलब ये प्लेटलेट्स भी आपके लगभग आरबीसी के काउंट के होते हैं। ठीक है, तो जब आप कभी अपना ब्लड प्रोफाइल आप चेक कराने जाते हो, आपको डब्ल्यूबीसी कितने, आरबीसी कितने हैं, आपके आरबीसी ज्यादा कम नहीं होने चाहिए। ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि डब्ल्यूबीसी ज्यादा क्यों नहीं होनी चाहिए, देखता हूँ। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट होता है आपका प्लेटलेट्स। हमने पढ़ लिया प्लाज्मा,
हमने पढ़ लिया आरबीसीज, हमने पढ़ लिया डब्ल्यूबीसीज। जो फोर्थ कंपोनेंट होता है प्लेटलेट्स होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे आरबीसी का काम क्या है, तो हमारा जो ब्लड होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ब्लड बहुत कुछ करता है, हम लास्ट में देखेंगे फंक्शंस ऑफ द ब्लड। ठीक है, अभी देखो प्लेटलेट्स क्या करते हैं। प्लेटलेट भी कहाँ पर फॉर्म होते हैं, बोन मैरो में फॉर्म होते हैं। इनके अंदर भी न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं क्लोटिंग ऑफ द ब्लड। जब हमको कई बार चोट लगती है तो देखो थोड़े टाइम बाद ही आपका ब्लड बाहर आना बंद हो जाता है, होता है ना, आपका ब्लड बंद हो जाता है, ऊपर एक हल्का सा लेयर आ जाता है, बाद में वो लेयर सूख जाता है और बाद में आपका एकदम फ्रेश स्किन आ जाता है। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है, प्लेटलेट्स का होता है। अब देखो होता कैसा, जब आपको चोट लगती है तो आपका बाहर का ये टिश्यू देखो ब्रेक होता है, ये वाला। तो प्लेटलेट्स क्या करते हैं, ये जो यहाँ पर एक तरह एक टिश्यू पाया जाता है, ये इन प्लेटलेट्स को अट्रैक्ट करता है। तो ब्लड में जो प्लेटलेट्स ये मूव कर रही होती है, ब्लड में जो प्लेटलेट्स मूव कर रही होती हैं, ये इस पोजीशन पे इकट्ठा हो जाती है। जैसे आपने देखा ना, कभी आप नाली में अगर पानी के साथ साथ में अगर कचरा बहता है और अगर कोई आउटलेट मिल जाता है तो कचरा क्या होता है, उस आउटलेट में भर जाता है, उसको ब्लॉक करने की कोशिश करता है। तो सेम वे यहाँ पर आपके जो प्लेटलेट्स होते हैं ना, वो यहाँ पर आके आपके अटैच हो जाते हैं, पर ये इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बना पाते। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होने के लिए क्या होता है, हमारे ब्लड में ही ये 5B फिब्रिन नाम का प्रोटीन रहता है। ये धागे टाइप के होते हैं, ऐसे धागे टाइप के होते हैं। तो ये प्रोटीन क्या करता है, इन प्लेटलेट्स को आपस में बाइंड करता है, जोड़ के रखता है, मजबूती रखता है। उससे क्या होता है, हमारा ब्लड क्लोटिंग बंद हो जाता है। ओके, क्योंकि बेटा ये टर्मरिक जो होता है अच्छा एंटीसेप्टिक होता है, इसमें अच्छी खासियत होती है, इसलिए इसको यूज करते हैं ब्लड क्लोटिंग के लिए। पर मेनली आपका जो देखो ब्लड क्लोटिंग की हीलिंग में काम आता है, रातना बेटा याद रखना, ये ब्लड क्लोटिंग की हीलिंग में काम आता है। जैसे अभी कोविड चल रहा है तो लोग क्या कह रहे हैं, दूध में हल्दी डाल के पीजिए, क्योंकि इसमें अच्छी खासी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है हल्दी में। सर यस बच्चा, सर वापस स्किन की फॉर्मेशन कैसे होती है फिर, अगर बीच में प्लेटलेट्स लगे होते हैं तो? हाँ धीरे धीरे क्या होता है, ये प्लेटलेट्स ऊपर की तरफ चले जाते हैं, ये एटमोस्फेयर से कनेक्टेड होते हैं। तो नीचे नीचे जो ये वाला देखो टिश्यू होता है ना, हमारे ब्लड में प्रोटीन है और हमारे ब्लड में फैट है। इनका काम क्या होता है, ग्रोथ। ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, ये दोनों काम करते हैं। तो धीरे धीरे ये नीचे नीचे क्या करते हैं, ये नए सेल्स फॉर्म करना स्टार्ट करते हैं इसके नीचे। तो धीरे धीरे आप देखो ऊपर ये सूख जाता है और आपका धीरे धीरे नीचे नए सेल्स फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है बच्चा, अब ये ब्लड के इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, हम सब ने पढ़े ही हैं। ये CO2 को कैरी करता है, ऑक्सीजन को बाहर थ्रू आउट करने में काम करता है, डाइजेस्टेड फूड को ट्रांसफर करता है, हार्मोन्स के ट्रांसफर करता है, वाटर यूरिया जो होता है उसको किडनी पे लेके जाता है। जब एक्सक्रीशन पढ़ेंगे तभी इस पॉइंट को हम पढ़ेंगे। ये हमको डिसीज से प्रोटेक्ट करता है, हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। ब्लड हमारे बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको हम कई बार क्या कहते हैं, इसको केवल लिक्विड नहीं होता, इसको कनेक्टिंग टिश्यू भी कहा जाता है, कनेक्टिव टिश्यू। ये हमारे देखो बॉडी में हर जगह ट्रेवल करता है। तो पूरे बॉडी को लगभग हर फंक्शन को, आपका रेस्पिरेशन हो गया, आपका न्यूट्रिशन हो गया, आपका एक्सक्रीशन हो गया, आपके हार्मोन ट्रांसफर हो गए, ये लगभग हर जो हमारा जितने भी लाइफ प्रोसेस होते हैं ये सब में कनेक्शन का काम करता है। तो इसलिए ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसलिए ब्लड में जब भी खराबी आती है हमको सबसे ज़्यादा टेंशन होती है। ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि जो अगला टॉपिक है कि कल हम पढ़ेंगे हार्ट के बारे में, कि हार्ट कैसे ब्लड पंप करता है, कैसे ब्लड हमारे ऑर्गन्स में जाता है, फिर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, लंग्स के थ्रू कैसे आता है, ये हम कल पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ हम कल पढ़ेंगे लिम्फोसिस सिस्टम, कि एक लिम्फ करके एक फ्लूइड होता है जो हमारी बॉडी में ट्रेवल करता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये दो पार्ट के बाद हमारा ट्रांसपोर्टेशन एंड हो जाएगा, फिर हमारा लास्ट टॉपिक बचेगा एक्सक्रीशन। तो आज हमने जो पढ़ा है इसमें किसी को डाउट है तो आप लोग डाउट पूछ सकते हैं। एनी डाउट जो आज हमने पढ़ा है?
Excuse me, sir. यस बच्चा, So do we know the chemical composition of red blood cells and white blood cells, like from which elements they are made up of? मोस्टली बच्चे प्रोटीन कंपोनेंट होते हैं, फिर भी अगर आपको स्पेसिफिक कंपोजिशन चाहिए मैं चेक करता हूँ, मतलब इनका एक्चुअल कंपोजिशन क्या होता है ना, आप वही जानना चाह रहे हो ना? Yes, sir. मैं चेक करता हूँ बच्चा, ठीक है? मेरे को Okay, एग्जैक्टली sir. ऐसे याद नहीं है, क्योंकि मैंने बुक्स में भी रेफर किया तो ऐसा कहीं ऐसा नोटिस में मेरे नहीं आया कि इनका कंपोजिशन क्या होता है, ठीक है? Okay, sir. यस सर, वाइल डाइजेशन ट्रांसपोर्टेशन आल्सो टेक प्लेस। हाँ, तो बच्चे जो आप डाइजेशन करते हो उसका जो एब्जॉर्प्शन होता है और जो एसिमिलेशन होता है वो ट्रांसपोर्टेशन ही हो गया ना, तो उसमें ब्लड उसमें भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपके अगर कोई भी डाउट्स हो, देखो क्या होता है, बायोलॉजी बहुत वास्ट है, मैंने जितना देखा है। अब आपके 9th-10th लेवल पे जितना बायोलॉजी है और 11th-12th लेवल पे जो बायोलॉजी में काफ़ी डिफरेंस है। 9th-10th लेवल पे हम जस्ट टॉपिक को जस्ट टच करते हैं, 11th-12th में उन टॉपिक्स को बहुत डीप में पढ़ाया जाता है, ठीक है? तो हो सकता है कई बार आप ऐसे क्वेश्चन पूछो जो आपकी 10th के रिलेवेंट नहीं है या हमारे टॉपिक के इंक्लूडेड नहीं है, तो आप मेरे को अगर टॉपिक भेज दोगे मैं उसको स्टडी करके आपको पक्का बताऊंगा कि ये चीज़ कैसे काम करती है, ठीक है? सर हेलो सर, फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब जो जिनमें फ्लावर नहीं होते उनमें जाइलम वेसल्स क्यों नहीं होते? जो नॉन फ्लोरिंग प्लांट्स होते हैं उसमें जाइलम टिश्यू क्यों नहीं होते हैं? यस सर। आप देखो जो नॉर्मली नॉन फ्लोरिंग प्लांट्स होते हैं वो इतने बड़े नहीं होते जहाँ तक मेरे को दिखता है, ठीक है? इसलिए माइट भी जो छोटे हर्ब्स वगैरह होते हैं ना उसमें आप देखो जो स्टेम होता है उतना वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता, माइट भी ये रीजन हो सकता है, फिर मैं स्टिल में चेकआउट करता हूँ, क्योंकि ये मतलब वही बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें आपके लेवल आपके जो 10th के लेवल पे है ना इतना डीप में नहीं है। जैसे मैं तो आपको ये चीज़ें काफ़ी डीप में बता, मैंने जब एनसीईआरटी बुक में पढ़ा इस चैप्टर को तो मैंने देखा कि इतना डीप में चीज़ें नहीं है, पर स्टिल मेरी कोशिश क्या कि एटलीस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल पे मैं चीज़ आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इज देयर एनी पार्ट ऑफ द बॉडी इन विच ब्लड डज नॉट फ्लो? हाँ, आपके नेल्स में आपका ब्लड फ्लो नहीं करता है, आपको जो आगे नेल्स के आगे जो वाइट जो आपका स्किन के आगे नेल्स का जो वाइट पार्ट होता है वहां पर आपका ब्लड फ्लो नहीं करता है। सर हाउ मच टाइम फूड टेक टू डाइजेस्ट लास्ट टू रेक्टम? बेटा टाइम तो जैसे हमने पढ़ा था स्टमक में जो फूड होता है वो नॉर्मली 3 to 6 आवर रहता है, ठीक है? उसके बाद आप 1-2 घंटा पकड़ो, इंटेस्टाइन में रहता है और इंटेस्टाइन में 2-3 घंटे के बाद आपका जो ब्लड के जो डाइजेस्ट फूड होता है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है? और क्वेश्चन है सर, बट व्हेन डाइजेशन टेक प्लेस फूड गोज फ्रॉम स्टमक टू इंटेस्टाइन, इट इज अ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। हाँ बच्चा, ये यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है? स्मॉल इंटेस्टाइन टू ब्लड यहाँ पर एब्जॉर्ब होता है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट होता है, ठीक है अमित? जब हमारा फूड ब्लड में पहुंच जाता है उसके बाद वो ट्रांसपोर्टेशन होता है और सेल्स में जाके एसिमिलेशन होता है जहां पर रेस्पिरेशन रिएक्शन टेक प्लेस होता है। बट सर, बट फूड आल्सो गेट ट्रांसपोर्ट? हाँ, फूड ट्रांसपोर्ट होता है बच्चा। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ जा रहा है? ब्लड में जा रहा है, सेमी पर मेम्ब्रेन के थ्रू। जैसे रूट में हमने पानी डाला, अभी पानी बाहर है, रूट्स के जब अंदर आएगा तो वहां पर ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ। ट्रांसपोर्टेशन मतलब है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे शिफ्ट करना, ठीक है? सर व्हाट नेल इज ए लिविंग और नॉट लिविंग? नेल जो होता है बेटा नॉन लिविंग पार्ट होता है। जैसे आप देखो जो पेड़ होता है ना, पेड़ जब छोटा होता है तो उसके बाहर जो बार्क होता है वो इतना सॉलिड नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे पेड़ बड़ा होता है तो जो बाहर का जो होता है बार्क वो आपका डेड हो जाता है, ठीक है? उसको आप निकाल भी दोगे तब भी प्लांट्स को फर्क नहीं पड़ता है। वाई डज नेल ग्रो? नेल इसलिए ग्रो होते हैं क्योंकि जो प्रोटीन होता है, ठीक है, प्रोटीन सब्सटेंस हमारा हर जगह पहुंचता है, तो प्रोटीन की वजह से ग्रोथ होता है। जैसे हमारे बाल क्यों बढ़ते हैं? अगर हम प्रोटीन का, अगर हमारे को जिस बच्चे के बाल नहीं बढ़ते इसका मतलब उसका अंदर प्रोटीन का कंटेंट कम है, वो प्रोटीन रिलेटेड फूड कम खाता है, इसलिए उसके हेयर ग्रो नहीं होता है। तो जो भी ग्रोथ का पार्ट होता है वो इसके थ्रू होता है आपका। सर इज टेलीपोर्टेशन पॉसिबल इन रियल लाइफ? टेलीपोर्टेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना। सर आफ्टर डेथ
नेल्स एंड हेयर ग्रो? नहीं, क्यों ग्रो होंगे? जब कोई व्यक्ति मर जाता है ग्रोथ कैसे हो सकती है? पॉसिबल ही नहीं है, प्रोटीन सप्लाई नहीं हो पाता डेड होने के बाद तो ग्रो ही नहीं करेगा। क्योंकि बॉडी में फूड नहीं बनेगा। जब फूड कंज्यूम नहीं होगा तो प्रोटीन अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट नहीं होंगे। हाँ, ये हो सकता है थोड़े इंस्टेंट के लिए, थोड़े 1-2 घंटे के लिए, जब तक बॉडी में प्रोटीन अवेलेबल है। जैसे आप देखो, पंखा जब बंद करते हो, आपके घर में पंखा होता है, आप जब बंद करते हो तो पंखा तुरंत बंद नहीं होता, ठीक है? पंखा बंद होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि वो प्रोसेस में चलता रहता है। तो इसी तरह आपके बॉडी में अगर उस जगह प्रोटीन है तो थोड़ा ग्रो कर सकता है, पर आप 4-5 दिन 1 हफ्ते बाद देखोगे तो ऐसा नहीं होगा कि वो ग्रो कर रहे होंगे। ठीक है अमित? आर्यन, आपने टेलीपोर्टेशन मतलब हम एक जगह से दूसरी जगह, मतलब हम मतलब गायब होकर दूसरी को पहुंचा, वही पूछ रहे हो क्या आप? और किसी का कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया है? और किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन छूट गया तो प्लीज आप पूछ सकते हो। एक आर्या ने क्वेश्चन पूछा था, व्हाई क्लोटिंग डज नॉट हैपन इन डायबिटिक पेशेंट्स। बेटा मैं इसका चेक करता हूँ कि डायबिटिक पेशेंट्स का कि में क्लोटिंग फॉर्म तो होता है, लेकिन इतनी फास्ट फॉर्म नहीं हो पाता है, क्योंकि जो हमने ये प्रोटीन पढ़ा है ना, फाइबर प्रोटीन, या तो उसके अंदर प्लेटलेट्स का काउंट, मैं एक बार चेक करता हूँ बच्चा से, ठीक है? एकदम एग्जैक्टली आंसर नहीं मालूम मेरे को, क्योंकि कभी डायबिटीज हुआ नहीं भगवान की कृपा से, तो मैं चेकआउट करता हूँ इसका रीज़न क्या है। तो क्योंकि कई सारे साइंस के ना अभी भी काफ़ी चीज़ अनएक्सप्लोर्ड है, तो इसको हम लोग ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। तो ओके, साइंस का क्लास वाइंड अप कर सकते हैं अभी, आप लोग अटेंडेंस दे सकते हो। अभी किसी बच्चे का कुछ मैथ्स में डाउट हो, अगर कोई मैथ में कुछ पूछना चाहे